हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चुंडात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारे पिछले वीडियो का पार्ट 2। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम था हमारे जीवन की मौलिक इकाई, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा करी थी। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना था कि कोशिका क्या होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, और इसके हमने तीनों भागों के बारे में चर्चा करी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करी थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जाना था कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है और ये किस तरह कोशिका में अपनी भूमिका निभाती है। और आज पार्ट 2 में हम बचे हुए दोनों भाग केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद पार्ट 2 देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक की। तो दोस्तों, केंद्रक जो होता है वो कोशिका का दिमाग होता है। अब ये कैसे होता है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे दिमाग का या हमारे मस्तिष्क का। उसी तरह कोशिका में भी सारी गतिविधियों पर नियंत्रण, जैसे कोशिकाओं का विभाजन हो गया, कोशिका की उपापचयी क्रियाएं हो गई, तो इन सब पर नियंत्रण केंद्रक का होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि केंद्रक अकेला यह सब करता होगा। इसके लिए हमारे केंद्रक के 4 भाग होते हैं जो कि मेनली काम करते हैं। पहला होता है हमारा केंद्रक झिल्ली होता है, जो कि हमारी कोशिका झिल्ली की तरह ही कार्य करता है, और ये कोशिका द्रव्य को केंद्र के अंदर आने व अंदर से बाहर जाने में सहायता करता है। अब बात करते हैं हम क्रोमेटिन मटेरियल की। तो दोस्तों, यह क्रोमेटिन मटेरियल हमारी कोशिका विभाजन के समय हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य क्रोमेटिन मटेरियल करता है। आगे हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। तो केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल उपस्थित होते हैं। और जो हमारी केंद्रिक होता है वो हमारे केंद्रक में उसी तरह की भूमिका निभाता है जैसा केंद्रक कोशिका में निभाता है, या हम बोल सकते हैं कि केंद्रिक हमारे केंद्रक की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अब हम कोशिका के डायग्राम को जूम करके देखते हैं तो हमें केंद्रक ब्लू कलर में दिखाई देता है। अब हम केंद्रक देखते हैं तो इस डायग्राम के सेंटर में एक गोल गोल सा एक केंद्रिक दिखाई देता है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके बाद हम केंद्रक द्रव्य को देखते हैं और फिर हम केंद्रक भित्ति और क्रोमेटिन को केंद्रक में देखते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह दोस्तों ये दोहरे परत का स्तर होता है जो केंद्रक को आकार देता है। इसे ही हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर छिद्र होते हैं जो कोशिका द्रव्य को अंदर आने या बाहर जाने में सहायता करते हैं। यानी दोस्तों, जो हमारी केंद्रक झिल्ली होती है उसमें डबल लेयर होती है। इस डबल लेयर का काम होता है कि इसके अंदर जितने भी पोर्स होते हैं, इसमें पोर्स उपस्थित होते हैं, और पोर्स मतलब छिद्र होते हैं, जो छिद्र कोशिका द्रव्य को अंदर आने व बाहर जाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब क्रोमेटिन मटेरियल की। तो दोस्तों, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये एक धागेनुमा संरचना होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर में दिख रहा होगा आपको, जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो छड़ के आकार की संरचना में एक क्रोमेटिन मटेरियल टूट जाता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो दोस्तों, जो क्रोमोसोम की कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हमारे आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में लेके जाता है। मनुष्य में हमारे 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, चूहे में 42 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और मेंढक में 26 और प्याज में 16 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के गुण उसकी संतान में ले जाता है। जैसे हमारा कुत्ते का बच्चा होता है, उससे हमारे कुत्ते ही प्राप्त होगा। आम के पेड़ से हमको आम ही मिलता है, मनुष्य की संतान से हमें मनुष्य ही प्राप्त होता है। तो डीएनए में कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है हमारा जीन। तो दोस्तों, बात करते हैं अब केंद्रक द्रव्य की। तो जो हमारे केंद्रक में उपस्थित द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बात करते हैं हम केंद्रिक की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये केंद्रक
ये केंद्रिक जो होता है ये केंद्रक में सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य केंद्रिक करता है। अब ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती? तो दोस्तों जो भी हमारे अंदर जैव रासायनिक क्रिया होती है या हमारे अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो वो उसको कंट्रोल करने का कार्य हमारा कोशिका में तो केंद्रक करता है और या फिर केंद्रक में हमारा केंद्रिक करता है। यह केंद्रिक कोशिका चक्र का नियमन का कार्य भी केंद्रिक करता है और ये ऑब्वियस है अगर ये केंद्रक में उपस्थित है तो यह केंद्रिक आनुवंशिकता में भी भूमिका निभाएगा क्योंकि हमारे केंद्रक में सारी आनुवंशिक गुणों की सूचनाएं होती है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रक पाया जाता है और कुछ कोशिकाओं में नहीं। इस प्रकार से हम दो प्रकार की कोशिकाएं होती है केंद्रक के आधार पर। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो दोस्तों जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं साइज में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इनकी साइज लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के समथिंग होती है। इसमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें सारी कुछ रबड़ी बनी हुई है, कुछ नहीं दिख रहा डायग्राम में। इसमें केवल ये क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, हमें क्रोमेटिन मेटल दिख रहा होगा ब्लू कलर में। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होता है, इसमें कोई भी आपको अंगक दिख नहीं रहा होगा। तो इसके उदाहरण दोस्तों जैसे हमारा बैक्टीरिया होता है, हमारे वायरस होते हैं, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे हमारा कोरोना वायरस था तो कोरोना वायरस हमारा अगर बाहर घूम रहा है वातावरण में तो हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हमारे संपर्क में आता है तो वो क्या होगा, हमारे अंदर मिलके हमारी कोशिकाओं में विभाजन करके वो आगे से आगे बढ़ता हुआ बड़ा होता जाता है। तो दोस्तों इसका सिंगल का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है और ये जब भी किसी भी मनुष्य के संपर्क में आता है तो किसी और कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो फिर ये फैलना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे जितने भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो हमारे जितने भी पादप कोशिकाएं हैं या जंतु कोशिकाएं हैं ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। जैसा ये कोशिकाएं हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ये इनकी साइज लगभग 5 से हमें 100 माइक्रोमीटर के समथिंग मिलती है। इसमें केंद्रक हम देखते हैं तो केंद्रक हमको एकदम क्लियरली पता होता है कि केंद्रक कहाँ है। इसमें झिल्ली युक्त तो कोशिका अंगक होते हैं, जैसे हमारे लाइसोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एकदम क्लियरली हमको पता होती है कि कहाँ है। तो ये क्या झिल्ली युक्त हमारा अंगक पाया जाता है। इसमें एक से अधिक हमें क्रोमोसोम मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य, जो कि हमारा एंड टॉपिक है और इसमें हम 6 अपने कोशिकांग पढ़ने वाले हैं। कोशिका द्रव्य को हम इंग्लिश में हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोस्तों केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य भरे हुए द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो केंद्रक होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके बीच में जो भी मटेरियल भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो उसके बाद में हम बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित करते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, तो इस पूरी कोशिकाओं को हम जीव द्रव्य बोलते हैं। तो एक कोशिका में बहुत से झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। उसके बाद में हमारा आता है गोल्जी उपकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी अपार्चस। उसके बाद में हम बात करेंगे लाइसोसोम की, जिसको हम इंग्लिश में भी लाइसोसोम ही बोलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, डस्तनिया। तो हम देखेंगे कि ये सारे कोशिकांग किस तरह हमारी कोशिका में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलेंगे। तो दोस्तों ये ER हमारी झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, एक तरह का इंजन होता है। ये क्या करता है, ये लंबे नलिका अथवा गोल तथा आयताकार थैलों की तरह दिखती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी नलियाँ हैं, आयताकार थैले हैं। तो ये ER हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है खुरदरी ER, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में। एक होती है हमारी चिकनी SER या मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो क्या होती है, उसमें क्या हमारा राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है, ये हमारे प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो हमारे प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, और जो हमारी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होगी वो हमारे उसमें क्या होता है, उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और वो क्या काम करती है, वो हमारे वसा या लिपिड को संश्लेषण का काम करती है। जो हमारी फैट होती है या हमारा लिपिड होता है उसका संश्लेषण का काम हमारा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका करती है।
अब ये बात करते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों का परिवहन करने का कार्य हमारी अंतर्द्रव्य जालिका का होता है। जैसे हमारे प्रोटीन हो गया, हमारे वसा हो गया, हमारे लिपिड हो गए, तो इनके परिवहन का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम हमारा अंतर्द्रव्य जालिका होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी नलियाँ, तो नलियों का काम ही होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाना। ये कोशिकाओं को ढांचा प्रदान करने का काम हमारी अंतर्द्रव्य जालिका करती है। वसा हो गई, स्टेरॉइड हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, तो इनके पाचन में मदद करने का काम हमारी अंतर्द्रव्य जालिकाएँ करती हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो हमारे प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और जो हमारी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो हमारे वसा व लिपिड का संश्लेषण करने का कार्य करती है। दोस्तों हम बात करते हैं गोल्जी अपार्चर्स की, जिसको हम गोल्जी उपकरण बोलते हैं। तो दोस्तों जो ये गोल्जी उपकरण होता है, इसकी खोज हमारी कैमिलो गोल्जी ने करी थी। ये झिल्ली युक्त पुटिका होती है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है, और इनका संपर्क किसमें होता है? इनका संपर्क होता है ER में। ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। तो दोस्तों हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारी गोल्जी उपकरण होता है ये झिल्ली युक्त होता है, पुटिका मतलब छोटे छोटे थैले होते हैं पैकिंग वाले। अभी इनका काम क्या होता है? तो ये हमारे ER से जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं, या ER में हमने कौन कौन से, एक तो हमने प्रोटीन संश्लेषण किया था, एक हमने किया था वसा और लिपिड का। तो वो जो संश्लेषण किया था हमने इकट्ठा किया था, उसको इकट्ठा करके हमने किसको दे दिया? गोल्जी उपकरण को। उसको दिया गोल्जी उपकरण को, तो ये क्या करेगा? पैकिंग करके इसको जहाँ भी पहुँचाना होगा, जिस भी कोशिका में पहुँचाना होगा, तो उसके आगे से आगे पहुँचाने का काम कौन करेंगे? हमारे गोल्जी उपकरण। यह संचयन का काम करता है, कलेक्शन का काम करता है, ये चेंजिंग का काम करता है, और पैकिंग करके आगे से आगे पहुँचाने का काम करता है। मतलब एक तरह से ये छोटी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का काम करता है। यह सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है, और ये लाइसोसोम बनाने का कार्य भी गोल्जी उपकरण करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो दोस्तों जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम हमारा कोशिका को अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। अब ऐसा कोशिका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम चल रहा है, तो उसमें जो भी अपशिष्ट होगा उस अपशिष्ट को निपटाने का काम कौन करेगा? हमारा लाइसोसोम करता है। डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है? झिल्ली युक्त होता है, और इसमें क्या विशेष एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम क्या होगा? एंजाइम हमारा पाचक एंजाइम होता है इसके अंदर, जो कि इन जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निपटाएंगे, इसको मतलब पाचित करने का काम हमारे लाइसोसोम करता है। अगर बाहर से कोई कोशिका में बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको भी यह पाचक एंजाइम पचा लेते हैं। इस प्रकार ये कोशिका की रक्षा करते हैं, और इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये करते हैं जैसे ही इसकी कोशिका डेड होगी तो उस कोशिका को पचाने का काम भी हमारे लाइसोसोम कर लेते हैं। तो दोस्तों लाइसोसोम हमारे कोशिका में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है, क्योंकि हमारी कोशिका को पूरी एनर्जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देता है। जब भी हम फास्ट करते हैं तो तब भी हम एनर्जी, ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे ही खाना छोड़ते हैं तो हम एनर्जी डाउन हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक ये हमारी जो ATP होती है कोशिका के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो ATP के रूप में हमारी ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। हमारी ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है या इकट्ठी होकर रहती है, जो कि हमें टाइम पे जब भी हम खाना नहीं खाते हैं तो वो हमारा बॉडी में पूरी एनर्जी प्रोवाइड कराती रहती है। ये दोहरी झिल्ली से बना होता है, जिसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक तो हमारी बाहरी झिल्ली होती है जिसको हमने बताया हुआ, और एक होती है अंदर की झिल्ली जिसको हम भीतरी झिल्ली बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें अपना खुद का DNA पाया जाता है। इसमें राइबोसोम भी हमने दिखाई रखे हैं, जो कि ये गोल गोल आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में, और उसके बाद में इसका खुद का DNA भी होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेस्टिड की। तो प्लेस्टिड जो होता है, प्लेस्टिड हमारे केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्रोमोप्लास्ट पादप में रंग देने का काम करता है, ये रंगीन होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। और क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये हम सबको पता ही होगा कि ये हमारे प्रकाश संश्लेषण में पादप या पौधों की हेल्प करता है, जो कि क्या करेगा? बाद में हरा रंग प्रदान करेगा। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न करवाता है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा रंगहीन होता है या सफ़ेद होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट हमारी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ को संचित करने का काम हमारा प्लेस्टिड करता है।
अब हम बात करते हैं एंड में, सबसे एंड में, कि रसदानियाँ क्या होती है। तो दोस्तों जो रसदानियाँ होती है ये ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैली होती है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वैक्यूल नाम से हमने इसको दर्शाया होगा। इसको हम रिक्तिका या रसदानियाँ कहते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये कोशिका को स्फीति कठोरता देता है। ये कौन दे रहा है? ये हमारी काम कर रही है रसदानियाँ। ये क्या करती है? कोशिका को स्फीति व कठोरता देने का कार्य करती है। इसमें एमिनो अम्ल, शर्करा व विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को संचित करने का काम होता है। कुछ जीवों में अपशिष्टों का निपटारा भी करता है। खाद्य संग्रह के लिए खाद्य रसदानी का उपयोग भी हम, ये कुल मिला के रसदानी का कार्य होता है कि ये जो हमारा फूड होता है उस फूड को स्टोर करने का काम हमारी रसदानियाँ करती है। तो दोस्तों यहीं पर हम अभी अपना वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। कि हमने दोस्तों कोशिका पढ़ी थी सबसे पहले, कि हमने बताया था कि कोशिका की खोज किसने करी, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारे 2 तरह के कोशिका के आधार पर जीव होते हैं। एक तो होता है यूनिसेल्युलर, जिसको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। एक होता है हमारा बहुकोशिकीय जीव, जिसको हम मल्टीसेल्युलर जीव बोलते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सॉरी। तो कोशिका मुख्यतः हमारी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला तो होता है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होता है हमारा केंद्रक, और तीसरा होता है हमारा कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में हमने कोशिका भित्ति के बारे में बात करी थी कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और ये मुख्यतः सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में दोस्तों हमने बात करी थी केंद्रक की। तो केंद्रक में हमने पढ़ा था केंद्रक झिल्ली के बारे में, जिसमें हमने बताया कि केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली की तरह ही कोशिका द्रव्य को अंदर या बाहर आने जाने का काम करती है। उसके बाद में हमने बात करी थी क्रोमेटिन मटेरियल की। तो हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो हमारे अंदर क्रोमोसोम की या आनुवंशिक गुणों की सूचनाओं को स्टोर करने का कार्य हमारा क्रोमेटिन करता है। बाद में हमने पढ़ा था केंद्रक द्रव्य के बारे में, जो कि केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, और केंद्रिक जो होता है वो हमारे आनुवंशिकता में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। उसके बाद में सबसे एंड में हम पढ़ा था हमने कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग में हमने सबसे पहले अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा। उसके बाद में गोल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्य जालिका में पढ़ा हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा गोल्जी उपकरण के बारे में, जो क्या करा था हमारे प्रोटीन और वसा को पैकिंग कर करके सब जगह बॉडी में पहुंचाने का काम गोल्जी उपकरण करा था। उसके बाद में हमने लाइसोसोम पढ़ा, जो कि हमारी आत्मघाती या सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात करी थी कि ये एटीपी या ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। उसके बाद में हमने बात करी थी प्लेस्टिड में, जो कि केवल पादप में पाया जाता है और ये पौधे को हरा रंग प्रदान करने में या वाइट रंग प्रदान करने में हेल्प करता है। उसके बाद में बात करी थी हमने रसदानियाँ, जो कि हमारे अंदर फूड को स्टोर करने का कार्य हमारी रसदानियाँ करती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।